किसी भी प्रश्न को करने से पहले कॉन्सेप्ट का होना बहुत ज़रूरी होता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रोबेबिलिटी से संबंधित बहुत सारे कुछ बातों को। चलिए तो शुरू करते हैं। प्रेरिकता का अर्थ क्या होता है? मीनिंग आपसे कभी हमेशा सवाल ये आता है कि मीनिंग पूछ सकता है कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हो सकता है। ज़्यादातर सवाल आपको यही देखने को मिलता है कि मीनिंग, बहुत बच्चा को प्रोबेबिलिटी का मीनिंग समझना बहुत आसान है। आप एक लाइन याद रखना पड़ेगा। किसी भी घटना के घटने और न घटने, यानी आप सीधे से समझना पॉजिटिव और निगेटिव जो होते हैं उनको ही हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। सीधा सा एक सवाल आपको आगे अगर देखोगे तो प्रोबेबिलिटी जो होता है आपको दो सवाल देखने को मिलता है कि कभी भी कोई जो निश्चित घटनाएं होती है, जैसे सूरज हमेशा पूरब से उगता है, ये निश्चित है, ये कभी बदल नहीं सकता है, तो इसकी घटना हमेशा एक होती है। कभी भी ये पश्चिम से उग ही नहीं सकता है, ये निश्चित है। जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है उनका प्रोबेबिलिटी हमेशा एक होता है। वहीं पर जो प्रोबेबिलिटी जो इम्पॉसिबल है, जो कभी हो ही नहीं सकता है, जैसे अगर हम सूरज को पश्चिम से उगाना चाहे तो ये कभी संभव ही नहीं है, तो इसकी पॉसिबिलिटी जो होगी या प्रोबेबिलिटी जो होगी वो हमेशा जीरो होगी। तो आपको याद रखना है, निश्चित जो घटनाएं होती है उसकी प्रोबेबिलिटी एक होती है, जबकि अनिश्चित घटनाओं की प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरो होती है। इसे हम PE या PE नॉट से डिनोट करते हैं या सूचित करते हैं। PE या PE नॉट को हमेशा एक का वैल्यूएशन दिया जाता है, जिसमें PE को पॉजिटिव हमेशा समझा जाएगा और PE नॉट को हमेशा निगेटिव समझा जाएगा। इसका अगर सम करते हैं तो वो हमेशा एक के बराबर होता है। आपको याद रखने के लिए अगर बोले तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में ही होता है। आप 0 से अगर नीचे जाते हैं, माइनस में जाते हैं, तो माइनस में प्रोबेबिलिटी कभी नहीं होता है। 1 से अधिक भी नहीं हो सकता है। तो हमेशा याद रखना है, प्रोबेबिलिटी आपसे सवाल आता है कि प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक होता है, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से लेकर 1 के बीच में होता है। जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है वो असंभव घटनाएं कहलाती है, और जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है उसको संभव घटनाएं कहा जाता है। तो हमेशा आपको ये याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर 1 के बीच में ही हो सकता है। आप 0 से अगर माइनस में कोई संख्या आता है, जैसे माइनस के 4 आता है, तो वो प्रोबेबिलिटी नहीं होगा क्योंकि वो 0 से कम है। और वहीं पर अगर आता है कि भाई अगर प्लस के 4 तो वो 1 से ज़्यादा है, इसलिए प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। तो आपको हमेशा याद रखना है प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में ही होती है। हमेशा प्रोबेबिलिटी बटा में होता है। आपको कभी कभी पूछ दिया जाता है 40%, तो 40% क्या ये प्रोबेबिलिटी है? बिल्कुल है, क्योंकि परसेंटेज का मतलब हमेशा कितना होता है? 100। तो आप इसको 40/100 लिखोगे, जिसमें डिनोमिनेटर देखोगे तो हमेशा बड़ा होता है नोमिनेटर से, तो आप डिवाइड करोगे तो ये 0 पॉइंट कुछ आएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी है। एक सवाल हमेशा आता है कि प्रोबेबिलिटी क्यों पढ़ा जाता है, इसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है? तो हमेशा याद रखना, मैथ जो होता है हमेशा लॉजिकल होता है, हमेशा कुछ ना कुछ इसका तथ्य होता है। आप प्रोबेबिलिटी आपसे सवाल आता है प्रोबेबिलिटी कि महत्व क्या है, तो आप ऐसे बोल सकते हो, हम प्रोबेबिलिटी इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि किसी घटना की घटने व न घटने की जो जानकारी होती है, इस एक ही चीज़ से प्रोबेबिलिटी से हमें पता चलता है। तो इसलिए हम लोग अगर कोई पूछे कि प्रोबेबिलिटी क्यों महत्व है, इंपॉर्टेंट क्यों है, हम लोग क्यों पढ़ते इतना ज़्यादा, तो एक सवाल में आप इसका जवाब दे सकते हैं। प्रेरिकता गणित की वह शाखा है जिसमें किसी घटना के घटित होने और घटित न होने की कुल संभावनाएं को अध्ययन किया जाता है। यानी कहने का मतलब, अगर आप कोई चीज़ काम करते हो तो उसमें कितना पॉजिटिव होगा, कितना निगेटिव होगा, वो सब चीज़ें हमें इस प्रोबेबिलिटी के माध्यम से आसानी से पता चल जाता है। नॉर्मली आप देखोगे प्रोबेबिलिटी का बहुत सारा फॉर्मूला देखने को मिलेगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी का एक सबसे आसान फॉर्मूला अगर देखने को मिलेगा या जो होता है वो एक ही होता है। प्रेरिकता या प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू होता है आने की संभावना बटा कुल संभावना। अगर आप इस फॉर्मूला को अगर याद रखते हो तो आपका कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं। आपके प्रश्न में ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा कॉइन से संबंधित प्रश्न। आप सबसे पहले सवाल आता है एक कॉइन वाला प्रश्न, यानी एक सिक्के वाला प्रश्न आता है। तो आप इसको अगर आप देखोगे तो एक सिक्का में मूलतः 2 तरह के पृष्ठ होते हैं या 2 तरह के सरफेस होते हैं। एक को बोला जाता है हेड और एक को कहा जाता है टेल। अगर हम एक सिक्का उछालते हैं तो इसमें 2 ही संभावनाएं हैं आने की, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। हेड की आने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 1 होती है और टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। तो आपको मेन याद रखना है, अगर हम आपको फॉर्मूला बताए थे तो आपको याद रखना है आने की संभावना बटा कुल संभावना। तो सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले हमें कुल संभावना देख लेना है कि इसमें कितना पॉसिबिलिटी है।
तो अगर हम एक सिक्का उछालते हैं, प्रश्न करने समय हमें हमेशा याद रखना है कुल संभावनाएं क्या होती है। अगर आप कुल संभावना निकाल लेते हैं देन उसके बाद क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाता है। तो सबसे पहले एक सिक्का में अगर हम उछालते हैं तो एक सिक्का में दो ही चीज़ें आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, इससे अलावा कुछ नहीं आ सकता। तो हेड आने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी जो होती है एक होती है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी एक होती है। अर्थात एक सिक्का में अगर कुल संभावना देखा जाए तो दो होती है। अगर आप इसको ऐसे भी क्वेश्चन करोगे कि जैसे एक सिक्का को उछाला जाता है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो हम आपको फॉर्मूला बताए थे। तो एक सिक्का में हेड जो होती है वो एक आती है। अगर हम एक सिक्का को उछालते हैं तो एक सिक्का में अगर आपसे पूछा जाए हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी देखें तो भाई फॉर्मूला होता है आने की संभावना। तो आने की संभावना हेड कितना बार आ सकता है, हम देखें तो हेड एक बार ही आ सकता है और कुल संभावनाएं यहाँ पर दो है। तो हमेशा इसका एक ही ट्रिक याद रखना है, वो सबसे अच्छा है। अगर आपको एक सिक्का का सवाल आए तो हमेशा उसका आंसर याद रखिए 1/2। अगर हेड आने का पूछे तो 1/2, टेल आने का पूछे 1/2। तो हमेशा एक ही ट्रिक याद करके आप अच्छा से आगे बढ़ सकते हैं। इसका आंसर हमेशा 1/2 ही होगा। तो एक सिक्का वाला सवाल आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है, जो कि इसका आंसर हमेशा 1/2 दे के आप आगे बढ़ जा सकते हैं। ज़्यादा कोई देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आता है दो सिक्कों वाला सवाल। दो सिक्कों वाला सवाल आपको देखने को मिलेगा। दो सिक्कों को अगर आप देखोगे तो दो सिक्कों में ज़्यादातर आपको दो सिक्कों में कुल प्रोबेबिलिटी जो होती है वो होती है 4। वो कौन कौन सी हो सकती है तो आपको याद रखना है हेड। या तो अगर दोनों सिक्कों को उछाला जाए तो एक पर हेड, एक पर भी हेड आ सकता है। दो सिक्का में हेड देखिएगा, यहाँ पर भी हेड है और यहाँ पर भी हेड है। तो यहाँ पर एक कंडीशन हेड आ सकता है, दूसरा कंडीशन आपको हेड टेल आ सकता है, तीसरा कंडीशन टेल हेड आ सकता है और चौथा कंडीशन टेल आ सकता है। अगर आपको याद रखना है तो हम आपको बताए थे फिर से कि प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता बराबर क्या होता है, आने की संभावना बटा कुल संभावना। तो अगर आप दो सिक्का में देखोगे तो कुल आने की संभावना, दो सिक्कों में कुल संभावनाएं जो होती है वो हमेशा 4 होती है। लेकिन आपको याद रखना है कौन सा कंडीशन होता है, तो भाई हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है और टेल हो सकता है। इन कंडीशनों को याद रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। फिर आप इससे सवाल जब भी आएगा तो हम उस सवालों को फिर देखेंगे। तो आपको याद रखना है कौन सा दो सिक्कों में कौन कौन सा कंडीशन होता है और कुल संभावनाएं कितनी होती है। चलिए अब आगे चलते हैं, 3 सिक्कों वाले सवालों को देखते हैं। 3 सिक्कों वाले सवालों को अगर देखिएगा तो उसमें कंडीशन अगर देखें तो इसमें कंडीशन टोटल 8 होती है। वो कंडीशन आपको हमेशा याद रखने के लिए हम आपको बोलेंगे कौन पहला कंडीशन होता है, तीनों पर हो सकता है हेड आ जाए, दूसरा पर हो सकता है 2 पर हेड और 1 पर टेल आए, तीसरा कंडीशन हो सकता है 1 पर हेड और 2 पर टेल आए, चौथा कंडीशन हो सकता है तीनों पर टेल आए और पांचवा कंडीशन हो सकता है 2 पर टेल 1 पर हेड आए, छठा कंडीशन टेल आए, सातवां हो जाए हेड आए और 8वां टेल हेड आए। तो आपको ये 8 कंडीशन को याद रखना बहुत ही कंपलसरी है। आपको याद ये रखिएगा तो इससे संबंधित 3 सिक्कों वाले सवाल को आप आसानी से कर सकते हैं। तो आप इस कंडीशन को देख लीजिए और इसको एक बार ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा। बढ़ जाते हैं पासा पर देखते हैं। यानी पासा को आप लोग आम भाषा में छक्का बोलते हो, इसको इंग्लिश में डाइस कहा जाता है। इससे संबंधित देखोगे तो एक पहला आता है कि एक पासा वाला सवाल। एक पासा में अगर देखोगे कुल संभावनाएं वो होती है 6। आप देखोगे आप लूडो छक्का खेले ही होगे, उसमें देखोगे जो कंडीशन होती है वो 1 2 3 4 5 और 6 कंडीशन होती है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि एक पासा में यानी एक छक्का में कितने संभावनाएं होती है, तो कुल संभावनाएं 6 होती है। कौन कौन से हो सकती है, तो पहला 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। अगर लेकिन इसमें सवाल आता है कि भाई ये सवाल इसमें आता है कि भाई अगर हम एक छक्का को फेंकते हैं ऊपर की ओर और उसके ऊपर एक कोई विषम संख्या होने की पॉसिबिलिटी पूछ ले, क्योंकि 1 2 कोई भी आसानी से बता सकता है, तो विषम संख्या पूछ लेता है, कभी कभी सम संख्या पूछ लेता है। तो आपको हमेशा इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि भाई हम एक छक्का को फेंकते हैं, उसमें सम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी पूछे, तो भाई सम संख्या इसमें कितने हो सकते हैं, तो भाई 2 सम संख्या होता है, 4 होता है, 6 होता है। तो भाई सम संख्या की पॉसिबिलिटी जो होगी वो 3 होगी और कुल संभावना आपको तो पहले से पता है 3/6। अब इसको कटेगा तो काट लीजिए 1/2 हो जाएगा, इसकी कुल संभावना इसकी पॉसिबिलिटी 1/2 हो जाएगी। उसी तरह से विषम संख्या पूछे तो विषम संख्या इसमें 1 होती है, 3 होती है, 5 होती है। तो इसी तरह से आप निकाल सकते हैं। तो आपको इसको याद रखना है कि एक छक्के में कुल संभावनाएं 6 होती है, जिसमें ये होती है विषम संख्या और सम संख्या के बारे में हमेशा आपको ध्यान रखना है। तो एक छक्का में ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं होता है। दो पासों वाला प्रश्न, अगर 2 पासा में आप देखें तो उसी तरह से
टोटल कंडीशन हमें सबसे पहले देखना होता है। तो इस दो पासों को अगर देखिएगा तो इसमें कुल संभावनाएं 36 होती है। तो आपको ये 36 कंडीशन को याद रखना जरूरी होता है, जिसमें अगर आप देखोगे तो 1 1 1 2 ये इसी तरह से कंडीशन टोटल अगर आप जोड़ोगे तो ये 36 कंडीशन होता है। तो ये कुल संभावनाएं 36 होती है। अगर आप इसमें से जो भी सवाल आपसे पूछे, कहें इसमें बहुत तरह का सवाल होता है जो कि हम क्वेश्चन में देखेंगे। इसमें आपको याद रखना है, जैसे हम आपको आगे का भी क्वेश्चन में जो आगे किए थे एक छक्का वाले में सम संख्या के बारे में, विषम संख्या के बारे में, तो आपको उसका डिफिनीशन है तो आप देख सकते हैं। तो आपको ये 36 कंडीशन कौन कौन सी होती है तो आप इसको एक बार कॉपी पर लिख के इसको देख लीजिएगा, और वो एक कोई ज़्यादा भारी नहीं है तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो इसको एक बार एक नोट डाउन कर लेंगे और इसका एक नोट्स प्यारा सा नोट्स बना के आप इसको याद कर सकते हैं, या एक बार लिख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो सम संख्या विषम संख्या एक बार देख लीजिएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। ये 2 छक्का के बाद तीसरा छक्का का कंडीशन हमें नहीं पढ़ना होता है क्योंकि ये सवाल आता ही नहीं है। उसके बाद गेंद वाला सवाल एक आता है जो नॉर्मली हल्का सा होता है। तो आप गेंद में देखो, जैसे कि ये गेंद में होता है क्या होता है कि एक थैला होता है, इस थैले में आपको बहुत सारे गेंद रख देगा, बहुत सारे रंग का, जैसे काला रंग का रख देगा, पीला रंग का गेंद रख देगा, लाल रंग का गेंद रखेगा। जैसे इसी सवाल को अगर हम देखें तो एक डब्बा है, एक साथ बड़ा सा डब्बा है जिसमें 4 जो है लाल रंग का है, 2 पीला रंग का और 2 काला रंग का। अगर कुल संभावनाएं देखी तो भाई नंबर ऑफ गेंद टोटल गिन लेंगे, काउंट कर लेंगे। तो इसमें टोटल जो है गेंदों की संख्या 8 है, तो इसलिए कुल संभावना अगर आपसे कोई पूछे तो कुल संभावनाएं जो नंबर ऑफ बॉल्स होते हैं उसी को कुल संभावना कहते हैं। तो इसमें कुल संभावनाएं 8 होती है। अगर आपसे इसमें कोई पूछ दे लाल रंग का होने का पॉसिबिलिटी बताइए, तो जो हम बोले आने की संभावना जो आ सकती है, तो लाल कितना बार है भाई 4 बार, तो आप इसको लिख सकते हैं 4, और कुल संभावना है 8, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको कटने वाला है तो आप इसको काट के लिख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 1/2। और कहेगा लाल रंग का नहीं, आप पूछ रहे हैं काला रंग का, तो काला कितना बार है 2 बार, टोटल कितना है 8, इसको आप काट लीजिएगा तो ये कट जाएगा 1/4। तो इस तरह से आप कोई भी इस तरह का सवाल आए तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो इससे हल्का हल्का सवाल आता है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा।